आज हम लोग अकाउंट्स में एक्सरसाइज 5 देख रहे हैं। सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स और एक्सरसाइज 5 है, पार्ट ए का याद रखिएगा। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ और कौन पार्टनर एडमिट कर सकता है? आप लोग पार्टनरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब बिजनेस को लगता है कि पूंजी अपने पास कम है, बिजनेस मेरा चल नहीं पा रहा है, तो बिजनेसमैन क्या करता है? नया पार्टनर लाएगा। अगर पूंजी कम है और जो पार्टनर अभी हैं वो पैसा लगाने को तैयार नहीं है, पूंजी कम है बिजनेस में और पैसा चाहिए, तो और पैसा कौन लाएगा? जो पार्टनर है वही ना लाएगा। अभी दो पार्टनर है, दोनों बोलता है हमारे पास पैसा ही नहीं, तो क्या ऑप्शन है? या तो लोन लेंगे, लोन भी नहीं मिल रहा है, तब क्या ऑप्शन है? तब लोग बोलता है कि नया पार्टनर बना लो। पैसा देने के लिए रमेश तैयार है, लेकिन बोलता है हम बिजनेस का पार्टनर बनेंगे। तो वैसे सिचुएशन में लोग पार्टनर एडमिट कर लेता है। अब आपको याद रखना ये है कि पार्टनर्स एडमिशन के लिए, यानी कोई नया पार्टनर को लाने के लिए पार्टनरशिप के कानून में एक सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में ये बात लिखा हुआ है कि एक पार्टनर एडमिट हो सकता है। एक पार्टनर, नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है। ऐसी बात कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 31। किसके सेक्शन 31 में? सेक्शन 31 किसका? ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31, ठीक है, में ये बात लिखा हुआ है कि एक पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो सकता है। यानी कोई भी पार्टनर को आप बिजनेस में रख सकते हैं, ऐसा सुविधा है। अगर ये सेक्शन 31 नहीं होता तो किसी पार्टनर को बिजनेस में लाने का परमिशन ही नहीं मिलता, ठीक है। तो भारत का जो पार्टनरशिप कानून है 1932 को ये प्रोविज़न रखा हुआ है, ये प्रावधान दिया हुआ है कि कोई भी पार्टनर को आप एडमिट कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में लिखा है एडमिशन के लिए? 31 सेक्शन में। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि कौन से सेक्शन में पार्टनर एडमिट हो सकता है, तो 31 में। कोई दिक्कत किसी को? अब सवाल है कि दूसरा पार्टनर क्यों लाएंगे, क्या कारण है पार्टनर लाने के? एक नया पार्टनर एडमिट होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला, जब आपको पूंजी चाहिए तो क्या करोगे? पूंजी चाहिए तो पार्टनर लाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको अपना बिजनेस और फैलाना है, पता चला हजारीबाग तक बिजनेस चला रहे थे, अब रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा सब जगह फैलाना है, तो क्या अकेले संभाल लीजिएगा क्या? तो बिजनेस को जब आप अकेले नहीं संभाल पाओगे तो आपको संभालने वाला कोई चाहिए ना। आप संभालने वाला दो हो, या तो मैनेजर रखिए, तो क्या लगता है मैनेजर बाहर का आदमी है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको सैलरी से लेना देना है, तो अच्छे से ध्यान देगा, या पार्टनर बनाएंगे तो अच्छे से ध्यान देगा? तो लोगों को लगता है कि पार्टनर ही बना लेते हैं। मैनेजर रखेंगे, उसको सैलरी देना पड़ेगा, उसके बाद भी अपना समझ के काम नहीं करेगा। वो 4 बजे ड्यूटी है तो 4 बजे बंद करेगा, चल देगा। होता है कोई लोग, मतलब बरही तक पहुंच गया, 5 किलोमीटर बाद एक क्लाइंट था, लेकिन उसका 4 बज गया तो वापस हो गया। अब फिर अगले दिन जाएगा यहाँ से बरही, सोचो पेट्रोल का खर्चा थोड़ा सा। और मालिक रहेगा तो क्या करेगा? रात 8 बजे तक भी आगे कर लेगा कि भाई इस एरिया का कर ही लेते हैं, फिर अगले बार दूसरे तरफ इधर दोबारा क्यों पेट्रोल खर्च करेंगे। तो मालिक और एम्प्लॉय में यही अंतर होता है। तो लोग को लगता है कि हम पार्टनर ही बना लेते हैं ज़्यादा अच्छा। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों पार्टनर बनाया जाता है और क्यों पार्टनर का हो सकता है। तो पढ़ेंगे नीड ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या हो सकता है पार्टनर के एडमिशन का? नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता। पहला, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड। जब अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। दूसरा क्या बोलता है? when competent
पर्सन इज नीडेड, जब योग्य व्यक्ति की आवश्यकता हो। बताइए, हम लोग को लगता है योग्य व्यक्ति है तो उसको पार्टनर क्यों ना बना लिया जाए। व्हेन रेपुटेशन ऑफ फर्म is to be enhanced, जब फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि करनी हो, फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि करनी हो। When motivation of employee जब कर्मचारी को अभिप्रेरित करना हो। ये 4 कारण है जब हम पार्टनर लाएंगे, 4 कारण है जब आपको पार्टनर लाने की ज़रूरत पड़ेगा। एक करके समझिएगा। बताइए, अगर आपको ज़्यादा पूंजी चाहिए तो क्या करोगे? अगर पुराना पार्टनर लगा लेगा तब तो लाएंगे नहीं। अगर पुराना पार्टनर बोलता है हम नहीं लगा पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मजबूरी में क्या करना होगा? पार्टनर लाना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है? जब आपको लग रहा है कि जैसे हम लोग 2 लोग हैं लेकिन बिजनेस संभाल नहीं पा रहे, हमको लगता है कि और आदमी अगर आएगा तो मेरे बिजनेस को अच्छे से संभालेगा। तो अगर MBA किया हुआ कोई आदमी मिल गया तो दिमाग लगाओ, MBA किया हुआ उसको सैलरी दे नहीं सकेंगे, बोल देगा 80,000 रुपये हमको चाहिए, कहाँ से देंगे भैया? तो क्यों ना पार्टनर ही बना ले। जब 80,000 देना ही तो प्रॉफिट ही दे देंगे उसको। तो योग्य व्यक्ति को अगर अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टनर बना सकते हैं। उसके नीचे क्या है? किसी बिजनेस व्यक्ति के रेपुटेशन का फ़ायदा अगर लेना चाहते हैं तो भी पार्टनर बना सकते हैं। जैसे धोनी को पार्टनर बना लिए उसके नाम का फ़ायदा उठाने के लिए, तो पार्टनर बना सकते हो। लास्ट में क्या लिखा है? अगर आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हैं, कर्मचारी को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो जो अच्छा काम करने वाला कर्मचारी उसको पार्टनर बना लीजिए। कोई दिक्कत है? क्योंकि अच्छा काम करने वाला कर्मचारी आपको हमेशा परेशान करता रहता है, मालूम है कि नहीं? जो बिजनेस में सबसे बढ़िया एम्प्लॉय होता है वो जानता है कि मेरे बगैर इसका धंधा चलेगा नहीं। तो कभी 10,000 सैलरी दे रहे हैं तो बोलेगा 12,000 दो, नहीं तो छोड़ने वाले हैं। फिर 12,000 बढ़ाए, फिर 2 साल में बोलेगा 15,000 करो, नहीं तो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जानता है मेरे बिना इसका चलेगा नहीं। तो बताओ, रोज़ रोज़ उसका ड्रामा सुनने से अच्छा है कि उसको पार्टनर ही बना लो। भाई क्यों सैलरी देंगे? आज से तुम प्रॉफिट ही लो ना, जो कमाएंगे तुम भी ले लो, आ जाओ पार्टनर बन जाओ। तुमको लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं, बार बार तुम सैलरी के टॉर्चर हमको देता है कि सैलरी बढ़ाओ, तो जो कमाएंगे 30% तुम्हारा। अब बताइए वो आदमी क्या करेगा? एम्प्लॉय बन के काम करेगा, मालिक बन के काम करेगा? और मालिक बन के अच्छे से काम कर पाएगा क्या? एम्प्लॉय बन के डंडी मारा था तो अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जो कमाएंगे उसका 30% मेरा होगा। तो ये 4 कारण हैं जिसके कारण हम लोग पार्टनर बनाते हैं। अब सवाल नेक्स्ट टॉपिक में ये पूछा जाता है कि अगर पार्टनर नया एडमिट होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फर्म के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बताइए। तो नया पार्टनर बनने से, नया पार्टनर एडमिट होने से बिजनेस पर क्या असर पड़ जाएगा? कुछ चेंज होगा बिजनेस में? बताइए क्या चेंज होगा? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदार के प्रवेश का, साझेदार के प्रवेश का प्रभाव क्या होगा बता सकते हैं आप लोग? चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। ये है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यही ना होगा? पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। ये बोल देंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा।
चलिए ठीक है। और बिल्कुल सही बताया, नंबर ऑफ पार्टनर क्या होंगे, बढ़ेगा ना जी, ये छोटी कॉमन चीज़ था। नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीजेज, साझेदारों की संख्या क्या होगी, साझेदारों की संख्या बढ़ जाएगी। और बताइए, और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चला गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, कैपिटल बढ़ेगा बिजनेस में, घटेगा? अगर नया पार्टनर लाते हैं तो बिजनेस के पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, मतलब पूंजी आएगा। ठीक है, तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो नए पार्टनर के आने से कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चलिए लिखिए, इंक्रीज इन टोटल कैपिटल, इंक्रीज इन टोटल कैपिटल कुल पूंजी में वृद्धि होगी। और बताइए क्या होगा, और क्या चेंज हो सकता है किसी नए पार्टनर के आने के बाद, बताइए। अब जितना भी पॉइंट दिया हुआ है ना, सब इससे रिलेटेड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से फॉर्म। तो हम लोग 3 ही लिख देते हैं, बाकी रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पार्टनर की संख्या बढ़ जाएगी, वो तो लिख दिए हम लोग। रेशियो चेंज हो जाएगा, एग्रीमेंट चेंज होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा कि नहीं? तो एग्रीमेंट चेंज होने की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या होता है, पुराना एग्रीमेंट फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। तो ये सब का आंसर इसी के अंदर आ जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? यानी एक पार्टनर के एडमिट होने से फर्म पर यह असर पड़ेगा, पहला कि उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑफ पार्टनर बढ़ जाएंगे, तीसरा पूंजी बढ़ जाएगा, चौथा एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। यही सब ना होगा। नया पार्टनर आने से इतनी सारी समस्याएं आ सकती है, इतने सारे प्रभाव पड़ेंगे एक बिजनेस के ऊपर नए पार्टनर के आने से। कोई दिक्कत है? अब हम लोग लास्ट टॉपिक इसमें देखेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो अकाउंटेंट के लिए, आप जो कर रहे हैं वो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो आप जैसे अकाउंटेंट के लिए क्या प्रॉब्लम लेकर आएगा? नया पार्टनर आएगा तो कुछ प्रॉब्लम लेकर आएगा अकाउंटेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जब कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा। तो हालांकि इसको लिख लीजिए, उसके बाद ही लिखते हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसको लिखने के बाद लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे अगर हम कोई पार्टनर को एडमिट करेंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो चले पढ़ते हैं मेन एडजस्टमेंट्स। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार के प्रवेश के समय मुख्य समायोजन, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं बताइए। कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम लेकर आएगा? नया पार्टनर आएगा तो कुछ प्रॉब्लम लेकर आएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम आएगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला प्रॉब्लम होगा नए लाभ विभाजन अनुपात की, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। अच्छा, पहले 2 पार्टनर था, 3:2 में बांट रहा था, एक नया पार्टनर आ रहा है, अब रेशियो क्या होगा? पहला प्रॉब्लम चेंज होगा तो क्या इससे निकलेगा? वही निकालना ना, फर्स्ट प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम में नया रेशियो निकालने का प्रॉब्लम आएगा। अगर इसको झेल लोगे तो दूसरा प्रॉब्लम आएगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात का समस्या आएगा। त्याग अनुपात की गणना,
और बताइए क्या समस्या आ सकता है? 2 समस्या आ गया, तीसरा में क्या आएगा? तो थर्ड बोलता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में AS 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में गुडविल आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझते हैं, लेखांकन मानक 26 में गुडविल के बारे में लिखा गया। इसको बोलते हैं ख्याति का लेखांकन व्यवहार। ख्याति का लेखांकन व्यवहार। लेखांकन मानक कहाँ पे दिया हुआ है? लेखांकन मानक 26 में लिखा हुआ है गुडविल के बारे में। गुडविल के बाद क्या करेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स बोलता है संचित लाभ तथा संचय का लेखांकन व्यवहार। उसके बाद आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सब संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। और छठा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। पूंजी का समायोजन। यही 6 एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं अगर कोई पार्टनर एडमिट करेगा तो। समझते जाइए एक करके। ये पिछले बार सिलेबस में डिलीटेड था, प्रीवियस ईयर में जो अभी एग्ज़ाम हो चुका है उसका सिलेबस में डिलीटेड है, तो हो सकता है इस बार भी डिलीटेड हो, इसलिए अभी हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे। अरे वैसे भी जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक सिलेबस आ जाना चाहिए ना, तो क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ना होगा डिलीटेड रहेगा। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या देखना है? नया रेशियो कैसे निकालेंगे। बहुत चैलेंजेबल चीज़ है। पहले से पुराना रेशो दिया, नया रेशो कैसे निकालेंगे? तो चलिए 4 तरीके से नया रेशो निकालना सिखाएंगे। देखिए क्या प्रॉब्लम वो समझेगा। ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 में बांटता है। ए और बी 2 पार्टनर है, किस रेशो में बांटता है? 3:2 में। सी बोलता है हमको 20% हिस्सा दो, 20% हिस्सा खिला रहा है। कितना नया रेशो कैसे तय करेगा? चैलेंजेबल चीज़ है ना। 4 तरीके से नया रेशो सिखाएंगे, 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट है और चारों कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि कैसे न्यू रेशो निकालते हैं। और आपको उसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें आता है और छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, MCQ में। पहला कि नया रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग। इसके बाद इधर से बहुत कम पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ये दोनों से लगता है क्योंकि ये दोनों छोटा टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन इससे डाल देता है। तो थोड़ा अच्छे से सीखेंगे कि नया रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसको लिख लीजिए।